हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। चलिए, पिछले वीडियो में हम आपको घोल की शक्ति को प्रकट करने की विधियां, जितनी भी विधियां था वो क्लियर हो चुका है। अब हम नेक्स्ट वीडियो की ओर बढ़ते हैं और अगला टॉपिक है मेरा सॉल्युबिलिटी, घुलनशीलता या विलेयता। सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी जिसको हम हिंदी में विलेयता या घुलनशीलता भी कहते हैं। विलेयता या घुलनशीलता भी कहते हैं। सॉल्युबिलिटी। अब रही बात कि यदि किसी कंटेनर में आपने सॉल्वेंट के रूप में वाटर ले लिया, जल लिया, और इसमें आप सपोज साल्ट को डिसॉल्व कर दें। यह आपका कंटेनर है, इसमें आपने वाटर लिया और इसमें साल्ट को आप डिसॉल्व कर रहे हैं। जब साल्ट आप डिसॉल्व कीजिएगा तो धीरे धीरे जो आपका साल्ट का कण है वह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते जाएगा, समान रूप से इसमें फैलता चला जाएगा, वितरित होते चला जाएगा। इसमें समान रूप से ये जो है आपका फैलता चला जाएगा। तो जब किसी साल्ट को आप वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो साल्ट के कण इस वाटर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते जाता है, और ये जो आपका साल्ट का कण जो आपका टूटते जाता है और ये समान रूप से जो वितरित होते रहता है, इस प्रक्रिया को हम डिसोल्यूशन कहते हैं। डिसोल्यूशन, जिसको हम विलोपन कहते हैं। विलोपन, सही है। यानी सॉल्यूट के कण सॉल्वेंट में इस प्रकार से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते जाता है कि इस प्रक्रिया को हम डिसोल्यूशन कहते हैं। अब रही बात, इसके बावजूद आप साल्ट की मात्रा को डालते जा रहे हैं सॉल्वेंट में, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो सॉल्यूट के कण है, ये जो विलयन में जो आपका सॉल्यूट का कण है, यह उससे टकराकर पृथक होने लगेगा। पृथक मतलब अलग होने लगेगा। तो इस प्रक्रिया को हम क्रिस्टलीकरण कहते हैं। क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन, जिसको हम कहते हैं क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण। और यह दोनों प्रक्रिया तब तक साथ साथ चलती है जब तक घोल का सांद्रण कांस्टेंट नहीं हो जाए, स्थिर नहीं हो जाए। इसका मतलब हुआ कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को जब आप मिलाते हैं तो यह बन जाता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बन गया, और इस सॉल्यूशन में दोनों प्रक्रिया हो रहा है, साथ साथ चल रहा है। सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाए तो दोनों प्रक्रिया चल रहा है। एक तरफ डिसोल्यूशन हो रहा है, दूसरा तरफ क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है। ये जो है आपका दोनों प्रक्रिया साथ साथ चल रहा है, और तब तक साथ साथ चलता है जब तक घोल का सांद्रण स्थिर नहीं होता। तो कहने का मतलब हुआ, ऐसा बात नहीं है कि एक कंटेनर में कितना भी आप सॉल्यूट डिसॉल्व कर रहे हैं तो सब सॉल्यूट डिसॉल्व ही हो जाएगा। कहता है कि द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच इज डिसॉल्व्ड इन गिवन अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट इज नोन एज सॉल्युबिलिटी। तो इसका हम डिफिनेशन आपको इंग्लिश में लिखा देते हैं। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ, द मैक्सिमम amount of solute, amount of solute
which is dissolved in, which is dissolved in given amount of solvent, given amount of solvent is known as solubility। तो कहने का मतलब ये हुआ कि द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट की वह अधिकतम मात्रा जो किसी दिए गए सॉल्वेंट की निश्चित मात्रा में डिसॉल्व हो जाए, वह उसकी घुलनशीलता कहलाती है। यानी घुल की वह अधिकतम मात्रा, घुल की वह अधिकतम मात्रा जो दिए गए सॉल्वेंट की एक निश्चित मात्रा में डिसॉल्व हो जाए, उसे सॉल्युबिलिटी कहा जाता है। तो समझ में आ गया होगा आपको। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच इज डिसॉल्व्ड इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज सॉल्युबिलिटी। घुल की वह अधिकतम मात्रा जो दिए गए सॉल्वेंट की एक निश्चित मात्रा में डिसॉल्व हो जाए, वह उसकी घुलनशीलता कहलाती है। अब यहां रही बात कि सभी सॉल्यूट सभी प्रकार के सॉल्वेंट में नहीं घुल सकता है। अब आप कहिएगा कि बेंजीन को जल में घोलिए, कभी डिसॉल्व नहीं होगा। तो कहने का मतलब हुआ कि किन किन बातों पर अगर कोई सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो रहा है, तो वह कौन कौन सा पैरामीटर है, फैक्टर है, किसी भी सॉल्यूट का किसी भी सॉल्वेंट में डिसॉल्व होने के लिए कौन कौन सा फैक्टर डिपेंड करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि किसी भी ठोस का द्रव में घुलनशीलता पर कौन कौन सा फैक्टर प्रभाव डालता है या प्रभावित करता है। चलिए अगला टॉपिक, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। Solubility of solid in liquid। ठोस का द्रव में घुलनशीलता, ठोस का द्रव में घुलनशीलता। अब प्रत्येक सॉल्यूट सभी प्रकार के द्रव में नहीं घुल सकता, तो किसी भी ठोस का द्रव में घुलनशीलता किन किन बातों पर निर्भर करता है, कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जिस पर किसी भी ठोस का द्रव में घुलनशीलता निर्भर करता है। तो आप लिखिएगा द फॉलोइंग फैक्टर, द फॉलोइंग फैक्टर डिपेंड्स
solubility of solid in liquid are यानी किसी ठोस का द्रव में घुलनशीलता निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। किसी ठोस का द्रव में घुलनशीलता निम्नलिखित बातों पर निम्नलिखित निर्भर करता है। तो अब कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है किसी भी सॉल्यूट का किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व होने के लिए कौन कौन सा फैक्टर डिपेंड करता है? पहला फैक्टर है आपका नेचर। नेचर का मतलब हुआ प्रकृति, सॉल्यूट तथा सॉल्वेंट की प्रकृति पर। तो कहने का मतलब हुआ नेचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, पहला फैक्टर। ठोस तथा द्रव की प्रकृति पर, सही है। दूसरा जो मेजर फैक्टर है दैट इज द टेम्परेचर। दूसरा फैक्टर है किसी भी ठोस का द्रव में घुलनशीलता पर प्रभावित करने वाला टेम्परेचर। टेम्परेचर का मतलब हुआ ताप। और तीसरा फैक्टर है दैट इज द प्रेशर। प्रेशर मतलब दाब। प्रेशर मतलब दाब। ये तीन फैक्टर है जो किसी भी ठोस का द्रव में घुलनशीलता पर निर्भर करता है। ये सब कारक नेचर, पहला तो नेचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, दूसरा है आपका टेम्परेचर, तीसरा है आपका प्रेशर। तो ये फैक्टर है जो किसी भी ठोस का द्रव में घुलनशीलता पर निर्भर करता है। चलिए अब रही बात कि नेचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड किस तरह से प्रभावित करता है। नेचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, पहला आपने फैक्टर बतलाया प्रकृति, नेचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। ठोस तथा द्रव की प्रकृति, ठोस तथा द्रव की प्रकृति। कहने का मतलब ये हुआ, अगर मान लीजिए कि आप साल्ट या शुगर पानी में अगर घोलते हैं, वाटर में अगर मान लीजिए नमक या चीनी को आप पानी में डिसॉल्व करते हैं तो वो आसानी से घुल जाता है, ये डिसॉल्व हो जाता है, ये आसानी से डिसॉल्व हो जाता है। लेकिन वहीं यदि आप बेंजीन को अगर आप पानी में डिसॉल्व कीजिएगा तो यह डिसॉल्व नहीं होगा। बेंजीन को यदि वाटर में डिसॉल्व करिएगा तो नहीं होगा।
तो इसका मतलब हुआ कि अगर एक ही सॉल्वेंट में भिन्न भिन्न सॉल्यूट को आप डाल रहे हैं तो वो किसी में डिजॉल्व हो रहा है, किसी में डिजॉल्व नहीं हो रहा है। इस निष्कर्ष पर हम कह सकते हैं कि लाइक डिजॉल्व लाइक, लाइक डिजॉल्व लाइक, लाइक डिजॉल्व लाइक का मतलब हुआ कि समान ही समान को घोलता है। लाइक डिजॉल्व लाइक का मतलब ये हुआ समान ही समान को घोलता है। समान ही समान को घोलता है मतलब अगर आपका सॉल्यूट का नेचर पोलर है तो वो पोलर सॉल्वेंट में घुलेगा, अगर सॉल्यूट का नेचर नन पोलर है तो वो नन पोलर सॉल्वेंट में घुलेगा। यानी कि समान ही समान को घोलता है, यानी इसके लिए प्रकृति एक होना आवश्यक है, तभी वह उसमें डिजॉल्व हो सकता है। तो कहने का मतलब हुआ कि अगर मान लीजिए कि आपका सॉल्यूट पोलर सॉल्यूट है, अगर सॉल्यूट पोलर है, पोलर का मतलब हुआ ध्रुवीय है, तो यह पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा, पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा। लेकिन यदि आपका सॉल्यूट का नेचर नन पोलर है, नन पोलर सॉल्यूट है, तो यह आपका नन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा, नन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा। इसका मतलब हुआ कि समान ही समान को घोल रहा है, यानी कि पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट एंड नन पोलर सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन नन पोलर सॉल्वेंट। इसका मतलब किसी भी ठोस का द्रव में घुलनशीलता उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। क्लियर? दूसरा फैक्टर है दैट इज द टेम्परेचर। टेम्परेचर मतलब ताप। दूसरा फैक्टर है आपका टेम्परेचर। ताप। अब रही बात की दो केस में, आपने पिछले क्लास में पढ़ा होगा 9th-10th में, ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी का मतलब हुआ अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा का उत्सर्जन, और इंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक का मतलब हुआ ऊष्माक्षेपी जिसमें ऊष्मा उत्सर्जन होता है, और इंडोथर्मिक का मतलब हुआ ऊष्माशोषी जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा का अवशोषण होता है। दो केस है। कहता है कि टेम्परेचर जो है घुलनशीलता को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। अब आप पूछिएगा कि सर किस केस में घुलनशीलता बढ़ेगा और किस केस में घुलनशीलता घटेगा। अब रही बात कि इसका मतलब हुआ कि टेम्परेचर जो है बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। अब आपको हम जिक्र करेंगे केस 1। केस 1 का मतलब हुआ कि अगर मान लीजिए कि किसी सॉल्यूट को आपने किसी सॉल्वेंट में मिलाया, किसी सॉल्वेंट में मिलाया, और सॉल्वेंट में मिलाने के फलस्वरूप यदि मान लीजिए कि ऊष्मा की आवश्यकता हो रही है, हीट प्लस हीट दे रहे हैं, हीट मतलब जुट रहा है यानी ऊष्मा की आवश्यकता हो, ये सॉल्यूशन के लिए हम क्या कर रहे हैं, किसी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हैं, और डिसॉल्व करने के लिए हमको बाहर से ऊष्मा की आवश्यकता होगी। इसका मतलब हुआ कि ऊष्मा की आवश्यकता हो रही है, इसका मतलब इंडोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्माशोषी अभिक्रिया हो रहा है। इसका मतलब हुआ कि डेल्टा H का मान पॉजिटिव अगर देख लीजिए तो समझ लीजिए इंडोथर्मिक रिएक्शन है। इंडोथर्मिक का मतलब ही हुआ इंडोथर्मिक रिएक्शन।
इसका मतलब हुआ ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो कहने का मतलब हुआ यदि किसी सॉलिड को किसी सॉल्वेंट में डालने के फलस्वरूप यदि ऊष्मा की आवश्यकता हो रही है, ऊष्मा जरूरत हो रहा है, मीन्स अभिक्रिया एंडोथर्मिक रिएक्शन यानी ऊष्माशोषी अभिक्रिया, तो इस केस में ताप अगर आप बढ़ाते हैं तो आपकी घुलनशीलता भी बढ़ती है, मीन्स सॉल्युबिलिटी बिकम इंक्रीजेज, solubility become increases on increasing temperature। इसका मतलब हुआ ताप बढ़ाने से घुलनशीलता का मान बढ़ता है। ऐसा किस केस में हो रहा है? एंडोथर्मिक के केस में। यदि ऊष्मा की आवश्यकता हो रही है तो उस केस में ताप बढ़ाते हैं तो आपका घुलनशीलता का मान जो है वो बढ़ता है। ये तो था केस 1। अब इसी में अगर हम यहां केस 2 कर दें, अगर मान लीजिए कि किसी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डालने के फलस्वरूप यदि आपका ऊष्मा का उत्सर्जन होता है सॉल्यूशन में, यदि मान लीजिए कि ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, हीट लिबरेट हो रहा है, उत्सर्जित हो रहा है, मीन्स डेल्टा एच का मान निगेटिव, एंडोथर्मिक रिएक्शन नहीं बल्कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्मा शोषी नहीं बल्कि ऊष्मा छेपी अभिक्रिया। केस हम बदल रहे हैं। इसका मतलब है कि अब हम ऊष्मा छेपी अभिक्रिया पर आ रहे हैं कि यदि किसी सॉलिड को किसी सॉल्वेंट में आपने डाला और सॉल्यूशन के निर्माण के दौरान यदि ऊष्मा का उत्सर्जन होता है यानी डेल्टा एच का मान निगेटिव शोज द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। इस केस में सॉल्युबिलिटी बिकम डिक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, मीन्स ताप बढ़ाने से घुलनशीलता का मान घटता है। तो अभी आपने 2 केस देखा कि टेम्परेचर आइदर इंक्रीज और डिक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। फर्स्ट केस हम आपको बतलाए कि यदि किसी सॉलिड को किसी सॉल्वेंट में डालते हैं और यदि ऊष्मा की आवश्यकता होती है, मीन्स रिएक्शन इंडोथर्मिक है, ऊष्मा शोषी हो, उस केस में ताप बढ़ाइएगा तो घुलनशीलता बढ़ेगा। लेकिन केस 2 में हम ये बतला रहे हैं यदि सॉल्यूट को सॉल्वेंट में आपने डिसॉल्व किया और आपका सॉल्यूशन का निर्माण हो रहा है और इस अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, मीन्स डेल्टा एच निगेटिव, मीन्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन, उस केस में ताप बढ़ाने से घुलनशीलता का मान घटता है। दैट्स क्लियर। चलिए तीसरा फैक्टर जो है वो है आपका प्रेशर। प्रेशर मतलब दाब। चलिए तीसरा है आपका तीसरा फैक्टर, दैट इज द प्रेशर। दाब। अब रही बात कि आपने किसी कंटेनर में वाटर लिया, इस वाटर में आपने क्या किया, सॉल्ट को डिसॉल्व कर दिया। वाटर लिया, वाटर में आपने सॉल्ट को डिसॉल्व किया और क्या क्या इस पर आप दाब आरोपित कर रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं इस सॉल्यूशन के ऊपर।
प्रेशर आरोपित कर रहे हैं, इसके ऊपर आप प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। यानी आपने क्या किया, साल्ट को वाटर में डिसॉल्व कर दिया और उस सॉल्यूशन पे आप ऊपर से प्रेशर आरोपित कर रहे हैं। तो कहता है कि प्रेशर जो है किसी ठोस का द्रव में घुलनशीलता पर कोई प्रभाव नहीं डालता, मीन्स अनएफेक्टेड रहता है। अब अगर आपको कोई पूछ ले कि क्यों ऐसा होता है, तो आपका एक ही कारण होगा कि सॉलिड एंड लिक्विड्स आर इनकम्प्रेसिबल। सॉलिड एंड लिक्विड यानी ठोस और द्रव प्राय इनकम्प्रेसिबल होते हैं, इनकम्प्रेसिबल, असंपीडी, जिसको दबाया नहीं जा सकता। तो कहने का मतलब हुआ कि ठोस, सॉलिड एंड लिक्विड्स आर इनकम्प्रेसिबल, ठोस और द्रव को दबाया नहीं जा सकता। इसीलिए आप कितना भी दाब आरोपित कर दीजिए, किसी भी ठोस का द्रव में घुलनशीलता पर प्रेशर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी प्रेशर डज नॉट अफेक्ट, प्रेशर डज नॉट affect the solubility of solid and liquid, because solid and liquid are इनकम्प्रेसिबल। और संपीडीय होता है, तो आप यहां लिख सकते हैं हिंदी में भी, ठोस का द्रव में घुलनशीलता पर प्रेशर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि ठोस तथा द्रव प्रायः इनकम्प्रेसिबल होते हैं। तो किसी भी ठोस का द्रव में घुलनशीलता पर प्रेशर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बिकॉज सॉलिड्स एंड लिक्विड्स आर इनकम्प्रेसिबल। तो आज आपको मैंने बतलाया कि सॉल्युबिलिटी क्या है, और सॉल्युबिलिटी किसी भी ठोस का द्रव में घुलनशीलता किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो अगर आप बारीक से इसी तरह से देखिए, वीडियो के अंत तक अगर आप बने रहिए, तो आपको एक एक चीज़ क्लियर रूप से समझ में आ जाएगा। कहीं दिक्कत वाली बात नहीं है, हम अपने स्लो मोशन में पढ़ा रहे हैं। तो इस तरह से आज आपका सॉल्युबिलिटी तथा दूसरा टॉपिक किसी भी ठोस का द्रव में घुलनशीलता किन किन बातों पर निर्भर करता है, इसके बारे में हम आपको जिक्र किए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम अगले वीडियो में आएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।